नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य चेतना में। हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरफाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, स्वास्थ्य चेतना हर शनिवार को हाजिर हो जाते हैं हम आपको लेकर के इस कार्यक्रम के साथ। हम करते हैं बहुत सारी बातें और जो बातें होती हैं, जो चर्चा का विषय होता है वो होता है हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। और इस प्रोग्राम में हम बातचीत करते करते कोशिश करते हैं समस्याओं के आसान से समाधान आप तक पहुंचा सके। और हर बार इस कार्यक्रम में हमारी मदद करते हैं डॉक्टर रविंद्र पोरफाल जी। और इस बार भी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, बहुत सारी विधाएं हमारे आसपास चिकित्सा की बात अगर की जाए एलोपैथ की, तो बहुत सारे इसके जब हम एलोपैथ पद्धति से किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं या करवाते हैं तो उसके बड़े ही साइड इफेक्ट्स सामने आते हैं, बड़ी परेशानियां उसकी सामने आती हैं, जो आगे दूरगामी उसके कुछ परिणाम होते हैं। लेकिन बावजूद इसके लोगों का झुकाव एलोपैथ की तरफ बना ही रहता है। वहीं इसी बीच एक विधा ऐसी भी है जिसे आयुर्वेद के तौर पर जाना जाता है। लोग चाहते हैं कि हम इस विधा का लाभ उठाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है और इसी के चलते उतना रुझान, उतना झुकाव नहीं हो पा रहा है जितने इसके लाभ हैं। तो मैं चाहूंगी आज हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आखिर आयुर्वेद है क्या। नंदिनी जी, आयुर्वेद आयु का विज्ञान है जी। अगर हम सरल शब्दों में कहें, आम जन की भाषा में आयुर्वेद को समझाएं, तो आयुर्वेद हमें अस्वस्थ होने से रोकने का एक सशक्त साधन है। आयुर्वेद आरोग्यतापूर्ण जीवन जीने का मार्ग है। और अगर गलती से हम अस्वस्थ हो जाएं तो बिना किसी शारीरिक दुष्प्रभाव के जी। शरीर के किसी भी अंग पर बिना दुष्प्रभाव के, मन मस्तिष्क पर बिना दुष्प्रभाव के आयुर्वेदिक औषधियों की मदद से हम पूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करें। यही मार्ग आयुर्वेद का मार्ग है और यही मोटे तौर से आयुर्वेद का मूल सिद्धांत और मूल मंत्र है। जी देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद का अगर लाभ उठाना है तो इसके बारे में हम जानें, और यही कोशिश आज हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या जिस तरीके से एलोपैथ में होता है कि जब भी हमें कोई परेशानी होती है हम मेडिसिन लेते हैं, हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, तुरंत आराम मिल जाता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं बाद में, ये अलग बात है। क्या आयुर्वेद में भी इस तरह की पद्धति है कि हमें अगर तुरंत आराम चाहिए तो कुछ इस तरीके की दवाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से तुरंत लाभ हमें सिर्फ एलोपैथ में मिलता है, अन्य विधाओं में नहीं। नंदिनी जी, ये एक बड़ा भ्रांति है जी कि आयुर्वेदिक औषधियों से बहुत देर से आराम होता है। देखिए, दो तरीके की समस्याएं होती हैं, एक एक्यूट जी मतलब और दूसरा क्रोनिक। जी एक्यूट त्वरित, जिनमें उपचार की जरूरत है और त्वरित लाभ की जरूरत है। नंदिनी जी, आयुर्वेद में सभी एक्यूट समस्याओं का त्वरित फल देने वाली औषधियां मौजूद हैं जी। औषधियां उपलब्ध हैं। और हम अगर सही वैद्य के पास जाते हैं, सही डायग्नोसिस होती है और सही औषधि होती है तो त्वरित फल देती है। लेकिन कई ऐसी समस्याएं होती हैं। नंदिनी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत बहुत साधुवाद आपको। जी। क्या है कि जैसे क्रोनिक डिसीजेज में अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजनरेटिव डिसीज है जॉइंट्स की। घुटने की जो कार्टिलेज है वो घिसती है, घुटने के अंदर मौजूद साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन कम हो जाता है। अब इस डिजनरेटिव डिसीज को अगर हमें ठीक करना है तो हमें ऐसी औषधियों का सेवन करना होगा जो साइनोवियल फ्लूइड के सिक्रीशन को बढ़ाएं, कार्टिलेज के नुकसान होने की दर को कम करें, साथ ही साथ हमारे शरीर की मांसपेशियों को, मस्कुलर लिगामेंट्स को पावरफुल बनाएं। तभी तो हम
चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, दर्द से मुक्ति पा पाएंगे। लेकिन जो लोग पेन किलर के सहारे, दर्द निवारक औषधियों के सहारे स्वस्थ होने की कल्पना करते हैं, वो दुनिया भर के अन्य बीमारियां, शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं और जोड़ों का दर्द तो ठीक होता ही नहीं। तो एलोपैथिक सिस्टम में लोग इसलिए कि अभी बारात जाना है, गोली खा ली जी। इस प्रकार से त्वरित दर्द निवारण तो हो जाता है, लेकिन बीमारी का निवारण कहां हुआ। और आयुर्वेद सत्यता का विज्ञान है, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, आयुर्वेद आरोग्यता का विज्ञान है। इसलिए इसमें धोखाधड़ी नहीं होती कि जब दर्द की दवा बंद कर दी तो हमारा दर्द वैसे ही हो गया, ये नहीं होता। आयुर्वेद में आपको धीरे 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 बीमारी को जड़ से मिटाने का काम होता है। लेकिन नंदिनी जी, यहां ये भी स्पष्ट कर दूं, ये नहीं है कि जैसे 1.5 साल में बीमारी ठीक होनी जी जी, तो आपको 1.5 साल दर्द ही झेलना पड़ेगा। दर्द होगा लेकिन पहले से कम होगा। आपको धीरे धीरे दिन पर दिन दर्द में कमी आती जाएगी और एक स्थिति ये आएगी कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं, बहुत ईमानदारी के साथ स्पष्ट कर दूं, ज्यादातर वृद्ध लोगों के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट पेन की क्रोनिक डिसीजेज होती हैं जी। अब उम्र बढ़ने के साथ उनकी मांसपेशियां भी कमजोर होती हैं। बिल्कुल। आदमी मरीज उस चीज पे ध्यान नहीं देता है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, हमारी हड्डियां भी कमजोर होंगी, हमारी मांसपेशियां भी कमजोर होंगी। होता क्या है नंदिनी जी, जब वो 1.5 साल या 1 साल इलाज करा लेता है, फिर वो कहता है 25 साल पहले तो हम दौड़ के प्लेटफार्म की सीढ़ियां चढ़ लेते थे। अरे आखिर 25 साल पहले आपकी उम्र भी 25 साल कम थी, आपकी जवानी थी। आज आप प्लेटफार्म की सीढ़ियां बगैर दर्द के धीरे धीरे ही सही चढ़ ले रहे हैं। यही अच्छा है, यही बेहतर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से एक अचीवमेंट मानना चाहिए। उम्र के बावजूद आप ये चीजें कर पा रहे हैं, पहले से तुलना ना करें। हाँ, समय रहते अगर आप सही दिशा में प्रयास करेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए, बेहतरी के लिए, तो कहीं ना कहीं स्थिति औरों की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी। जैसे कि आपने स्पष्ट किया कि एलोपैथ में तुरंत निदान होता है, यानी कि दर्द से मैं स्पेशली कह रही हूँ कि दर्द के लिए पेन किलर का लोग इस्तेमाल करते हैं और तुरंत उन्हें आराम मिल जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या हम समझें कि आयुर्वेद में भी हमें तुरंत आराम मिल सकेगा, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के? जरूर, निश्चित रूप से जी। आयुर्वेद में दर्द को वात रोग माना जाता है और जब हम वातनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं तो दर्द में कमी आती है। लेकिन एलोपैथिक पेन किलर्स की तुलना में आयुर्वेदिक वातनाशक औषधियां उतना प्रभाव मरीज के दर्द के दमन में नहीं रखती। लेकिन अगर हमारा असहनीय दर्द इतना हो गया कि हल्का फुल्का बचा तो हम भोजन करें, विश्राम करें, धीरे 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 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में ये दर्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा और हमें किसी भी प्रकार की दर्द निवारक औषधियों की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। देखिए, दवाइयों से हर कोई दूर रहना चाहता है, डॉक्टर से हर कोई दूर रहना चाहता है, लेकिन रोजाना की कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिनसे तुरंत आराम पाने के लिए हम दवाइयों का रुख करते हैं। सामान्यतः हम एलोपैथ की दवाइयों का रुख करते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स हमें आने वाले समय में भुगतने पड़ते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसी ही परेशानियों की जिसका हमें आयुर्वेदिक उपचार आप बताएं, कुछ ऐसे नुस्खे जो हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें। अगर कॉमन समस्याओं की बात की जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी होती है एसिडिटी की। कुछ भी खाया एसिडिटी हो गई और फिर हम रुक कर लेते हैं, कुछ दवाइयां लेते हैं और दिक्कतें आती हैं। अगर एसिडिटी होती है तो हालांकि आपने इसका उपाय जीरे के रूप में बताया है कई बार, लेकिन बाई चांस अगर जीरा नहीं उपलब्ध है या बच्चों को जीरा खिलाना मुश्किल हो जाता है, जिस तरीके से खाने के लिए जो तरीका है इसका वो कभी कभी कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो क्या आयुर्वेद में इसका अन्य कोई नुस्खा भी है?
जीरा अगर ऐसे चबा के नहीं खा पाए जी तो जीरे का पाउडर बना लें, कच्चे जीरे का पाउडर बनाएंगे जी। और जीरे का पाउडर बना के एक सीसी में रख लें। अगर कांच की सीसी हो तो श्रेष्ठतम है जी। अब आधा चम्मच जीरे के पाउडर को आधा से 1 चम्मच शहद के साथ मिलाइए और इसे चाट लीजिए सुबह खाली पेट। इसके ऊपर साधारण पानी, गुनगुना ना पिए, साधारण पानी 1 गिलास पी लीजिए। शरीर के अंदर अतिरिक्त निकला हुआ जो अम्ल पित्त है उसको ये निष्क्रिय करके नीचे की तरफ भेज देता है, लेकिन यह एक और बड़ा फायदा पहुंचाता है कि शरीर के आंतरिक अंगों को, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अतिरिक्त मात्रा में पित्त के निर्माण से रोकता है, जिससे शरीर केवल एसिडिटी से स्थायी रूप से छुटकारा तो पाई जाता है। जिनको कमजोरी होती है, जिनको डर और भय लगने लगता है, जिन्हें थकान लगने लगती है, उन सब समस्याओं से छुटकारा मिलता है, क्योंकि जो पित्त होता है, जो एसिड होता है नंदिनी जी, ये मिनरल्स और विटामिन्स से बनता है और हमारे शरीर के मात्रा, शरीर में शरीर की जरूरत से अगर 2 गुनी मात्रा में पित्त बना तो शरीर के जो पोषक तत्व थे, जो विटामिन्स थे, जो मिनरल्स थे, वही तो पित्त को बनाने में इस्तेमाल हुए और वो सब निरर्थक खर्च हो गए। तो शरीर के अंदर विटामिन्स का, मिनरल्स का कमी हो जाता है। लेकिन जीरा का सेवन करने से ये मिनरल्स और विटामिन्स की कमी आपको दुख नहीं देगी। लेकिन अगर जीरा खा ही नहीं पा रहे, बहुत से लोगों को जीरा से उल्टियां होती हैं, वो लोग गुलाब के फूल की पत्तियों को, जो पंखुड़ियां होती हैं, उनको सुखा लें, उनका पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी से अगर पी लें तो जिनको कब्जियत रहती है, सुबह 2-2 घंटे तक पेट साफ नहीं होता है, उनका 15 मिनट के अंदर खुल के पेट साफ होगा। जो खट्टी डकार, जलन, जी मिचला रहा है, नंदिनी जी, वो लोग भी जिनको माइग्रेन है और जब तक 2-3 उल्टियां ना हो जाएं तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता, सर दर्द से राहत नहीं मिलती, ऐसे लोग अगर गुलाब की फूल की पंखुड़ियों का पाउडर 1 चम्मच भर के 1 से 2 गिलास गर्म पानी के साथ खाली पेट पीते हैं तो माइग्रेन आपसे हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। जो सुबह उठ के कड़वा, जी मिचलाना, उल्टी जैसी दिक्कत होती है, इससे स्थायी रूप से छुट्टी पा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, खुल के पेट साफ होगा, गैस, कब्जियत बिल्कुल खत्म और आप आनंदित और प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल आनंदित और प्रसन्न तो तभी हो गए होंगे जैसे ही आपने कहा कि माइग्रेन जैसी परेशानी भी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। देखिए, इतनी अच्छी ये विधा, आयुर्वेदिक विधा, यानी कि आयु में वृद्धि करने वाली ये विधा, लेकिन आखिर क्या वजह रही, कैसे वो समय रहे, हालात रहे जब हम इससे दूर होते गए और अन्य विधाओं की तरफ हमारा झुकाव हुआ? नंदिनी जी, 2 बड़े कारण रहे जी। पहला कारण अच्छे वैद्यों का अभाव। आयुर्वेद में सत्यता, वैद्य जो हो वो अपने धर्म का पालन करने वाला हो, वैद्य धर्म को आत्मसात करने वाला हो, सच्चा वैद्य हो जिसके अंदर लालच ना हो, वही वैद्य बीमारों को, दुखी और पीड़ितों को रोग मुक्त करके उनके जीवन में आनंद और खुशियां दे सकता है, निरोगता दे सकता है। लेकिन आयुर्वेद की
प्रचार प्रसार न होने के, जन जन तक न पहुंचने का एक बड़ा कारण रहा। वैद्यों के भेष में ठग लोग, धूर्त लोग बैठ गए चंदन लेप के, जिन्हें आयुर्वेद के न तो शास्त्रों का ज्ञान है, न आयुर्वेद की विद्या का ज्ञान है, न औषधि निर्माण का ज्ञान है। बस बैठे हैं और जो बीमार व्यक्ति आया, वैद्य को ईश्वर समझकर उसकी शरण में आया, उसकी आंख बंद करके ऐसे नाड़ी देखते हैं जैसे भगवान शिव साक्षात रूप से मरीज की नाड़ी देख रहे हैं। इस तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, करने बहस की, प्रभावित करते हैं। लेकिन उनके अंदर न तो योग्यता है, क्योंकि वो वैद्य के भेष में ठग हैं, धूर्त हैं। ऐसे ही लोगों ने आयुर्वेद की विद्या को बदनाम किया है। लेकिन अनेकों अनेक सच्चे और अच्छे वैद्य हैं जिनका उद्देश्य सेवा है, जिनका उद्देश्य व्यापार नहीं है, जिनका उद्देश्य धोखा देके धनोपार्जन करना नहीं है। उनका उद्देश्य बीमार व्यक्ति की दुख और कष्ट को अपने हृदय में एहसास करके उसके लिए श्रेष्ठतम औषधि का निर्माण करे, श्रेष्ठतम औषधि को प्रिस्क्राइब करके उसे रोग मुक्त करे। ये वैद्य होना चाहिए जी। और दूसरा बड़ा कारण, दो कारण मैंने बताई थी जी। दूसरा नंदिनी जी बड़ा कारण है कि औषधियों का अभाव। आज आयुर्वेद के नाम पर जो बाजार में औषधियां उपलब्ध हैं, कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता में क्वेश्चन मार्क है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह आयुर्वेद पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है जनमानस की निगाह में जी। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि अगर असली दवा है, अच्छी दवा है, तो वो दवा सही ढंग से वैद्य ने अगर रोग को डायग्नोज किया है, वैद्य नाड़ी का ज्ञान रखता है, नाड़ी देखना जानता है, तो वह औषधि अमृत की तरह उसको हित देगी और तीर की तरह उसके शरीर में प्रवेश करके उसको लाभ देगी। लेकिन ज्यादातर वैद्य के नाम पर जो ढोंगी लोग हैं, वैद्य के नाम पर धूर्त व्यापारी हैं, जिनका उद्देश्य केवल रुपया ठगना है, जिनका उद्देश्य मरीज को धोखा देना है और मरीज के रोग के, मरीज के दुख के प्रति उनके हृदय में जरा भी संवेदना नहीं है। उनकी तो निगाह मरीज की जेब पर होती है। बिल्कुल। तो ऐसी वैद्यों से सजग रहें, सावधान रहें। वैद्य अगर अच्छा है तो आपको आरोग्यता मिलने में सुई की नोक के बराबर भी संशय नहीं है। बिल्कुल, यानी कि दवाइयाँ हो तो अच्छी हो आयुर्वेद की, साथ ही वैद्य हो तो वो भी सही होना चाहिए। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए अन्य एक ऐसी परेशानी जिस पर हम रोज़मर्रा से दो चार होते हैं और तुरंत अन्य दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, एलोपैथ की दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं और वही बात साइड इफ़ेक्ट्स उसके देखने ही मिलते हैं। थकान की वजह से या हल्की फुल्की सर्दी जुकाम की वजह से बुखार महसूस हो रहा हो, ऐसे में भी हम दवाओं का रुख कर लेते हैं। तो आयुर्वेद में इसका क्या ऐसा समाधान, ऐसा उपचार, ऐसी दवा, नुस्खा जिससे तुरंत आराम मिले? काली मिर्च, लौंग, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और केली का फूल। केली के पौधे हर मंदिर, धर्मशाला या मुख्य जगह पर लगे मिल जाते हैं। इनमें केले का फल नहीं लगता। केले का पेड़ दूसरा होता है। केली का छोटा पेड़ होता है 3 फुट से 4 फुट का। उसमें लाल
और श्वेत कलर के फूल निकलते हैं। दोनों फूल गुणकारी हैं। 2 केली के फूल, 2 काली मिर्च और 2 लौंग, इन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके तवे पे भूनिए और भूनने के बाद पीस लीजिए, इनका पाउडर बना लीजिए। ये एक खुराक है। आप ऐसी 10 खुराकें एक बार में बना के रख लीजिए, मतलब 20-25 फूल ले लीजिए केली के, उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके तवे पे भून लीजिए। एकदम काले कुरकुरे हो जाते हैं। जरा सा सिलबट्टे पे घुमाएंगे या किसी चीज में घुमाएंगे तो वो पाउडर हो जाता है, नहीं तो मिक्सी में डाल के पीस लें और उसी अनुपात में काली मिर्च और लौंग ले लें। ये पाउडर आधा चम्मच, तुलसी की पत्ती का रस 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर अदरक का रस और 1 कप उबलता गर्म पानी में इन दोनों चीजों को मिलाइए। इसी के साथ 1/4 चम्मच ये पाउडर फाँक लीजिए और ऊपर से ये पानी पी लीजिए। अगर पानी कड़वा लगे तो शहद की मात्रा मिलाई जा सकती है। शहद 1 चम्मच 2 चम्मच मिलाई जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिए पानी उबलता गर्म होना चाहिए। जब उसमें तुलसी और अदरक का रस मिलाते हैं तो ये गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म बसता है। इसी के साथ ये पाउडर पी लें। सुबह दोपहर शाम लीजिए। मियादी बुखार, बहुत से लोगों के ऐसा बुखार होता है कि 3 दिन छोड़ के चौथे दिन आता है। कई लोगों का इस प्रकार का बुखार होता है, एक साइकिल में चलता है। सुबह 6 बजे आएगा, 9 बजे खत्म, फिर शाम को 6 बजे आएगा, घड़ी देख के आ जाता है। इसको मियादी बुखार कहते हैं। निश्चित समय पर आता है। मियादी बुखार का तो पहली खुराक से खात्मा, लेकिन जिनको अचानक हो जाता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं 4-6 दिन में 10 दिन में उन्हें पैरासीटामोल खानी पड़ती है, बुखार आ ही जाता है, जुकाम आ जाता है, रनिंग नोज की समस्या हो जाती है, रूटीन में शामिल हो जाता है। हाँ, बच्चों को भी ये दिक्कत हो जाती है। तो ये तो सब घरेलू उपाय है, कोई औषधि नहीं है। लेकिन इस घरेलू उपाय को एक बार जीवन में उतार के देखिए, बड़ी बड़ी दवाइयां फेल हो जाएंगी इस नुस्खे के आगे। यहां तक कि मैंने अनुभव किया है, जिनके प्लेटलेट्स 40,000 रह गए थे, इस नुस्खे की 2 खुराकें दी, 24 घंटे में 1 लाख हो गए। स्वास्थ्य चेतना में आज हम समझ रहे हैं आयुर्वेद को। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के बारे में बताते बताते आपने कहा कि देखिए, आयुर्वेद में अगर सही उपचार आपको चाहिए, सही लाभ वाकई में चाहिए, तो वैद्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये बात हम सभी समझते हैं कि जो चिकित्सक है, अगर वो ही सही ना हो तो निश्चित तौर पर हमें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन होता ये है, चिकित्सक अच्छा है या बुरा, ये अक्सर हम तब जान पाते हैं जब हमें इलाज हम उससे ले चुके होते हैं, या तो हमें बहुत लाभ हो चुका होता है, या फिर हमें नुकसान पहुंचा होता है, या फिर हमें उतना लाभ नहीं मिलता है। परेशान होकर कहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं थे, या फिर ऐसा वैद्य नहीं होना चाहिए। तो ये हम समय रहते कैसे जाने कि वैद्य कैसा है? नंदिनी जी, अगर सच्चा वैद्य है जी, अच्छा वैद्य है, विषय का जानकार वैद्य है, आयुर्वेद का एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी जी, क्योंकि आयुर्वेद तो एक जीवन में पढ़ने, कंप्लीट करने का क्षमता आजकल की वक्त में शायद सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। लेकिन कोई ईश्वरीय रूप, ईश्वरीय अवतार आए, वही आयुर्वेद के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके जन सेवा कर सकता है। मेरे जैसा विद्यार्थी तो केवल आयुर्वेद का विद्यार्थी है, और ये विद्यार्थी आयुर्वेद की बहुत ज्ञान में से, आयुर्वेद के अनंत ज्ञान में से, उसके सुई के नोक के बराबर ज्ञान से जो जन सेवा हो सकती है, वो करने की कोशिश करने के रास्ते पर चलता हूं। जी जी। तो आयुर्वेदिक पद्धति का
जो वैद्य हो उसे नाड़ी का ज्ञान हो, उसे औषधि निर्माण का ज्ञान हो, उसे शरीर के आंतरिक अंगों की बखूबी जानकारी हो, उनकी कार्य प्रणाली की जानकारी हो। और वह वैद्य जब विभिन्न बीमारियां आपस में मिल जाती हैं तो उन बीमारियों का चिंतन करके ऐसी औषधियों का चुनाव करे कि रोगी के शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के दुश्मन, जितने भी प्रकार के हानिकारक तत्व उसे परेशान कर रहे हैं, उसे बीमार कर रहे हैं, उनका सफाया कर सके। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं नंदिनी जी, अगर आपकी अनुमति जी हो। जरूर, बिल्कुल। सामान्यतः जैसे किताब में पढ़ते हैं आयुर्वेद की पुस्तकों में कि साहब एसिडिटी का ये इलाज है, अर्थराइटिस का ये है, कोल्ड का ये है, गैस का ये है, ये औषधियां हैं। लेकिन क्या हमारे पास कभी एक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति आता है? एक सामान्य व्यक्ति आया, जब उसकी पूरा परीक्षण करते हैं तो पता चलता है उसे कब्ज है, उसे एसिडिटी हो जाती है, जरा भी तला भुना मसालेदार खाने पर कड़वा, खट्टा, डकार, एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, डायबिटीज का मरीज है, और इसके साथ वैद्य के पास वो संधिशूल जोड़ों के दर्द के उपचार के लिए आया। तो अगर वैद्य ने विवेक का इस्तेमाल ना किया तो जितनी बात सामक दवाइयों में अगर कोई ऐसी औषधि हुई जो पित्त बढ़ाती हुई तो उसे दर्द में तो आराम मिलेगा, लेकिन जो एसिडिटी थी वो अल्सर कर देगी। इसलिए वैद्य बहुत अनुभवी हो, ज्ञानवान हो, विवेकवान हो, तभी उस वैद्य से उपचार कराना चाहिए। और आजकल धूर्तों ने जो चोला पहन रखा है, ढोंगी लोगों ने जो चोला पहन रखा है वैद्यों का, वो लोग तो नंदिनी जी पूरे आयुर्वेद को बदनाम करते हैं, पूरी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को उपहास का पात्र बना देते हैं ऐसे ढोंगी लोग, क्योंकि ये लोग दर्द निवारक गोलियों को पीस देते हैं, स्टेरॉइड्स को पीस पास के पुड़िया फुड़िया बना के मरीज को दे के मरीज के साथ धोखा करते हैं, उसके स्वास्थ्य के साथ, उसकी बीमारी के साथ, उसके आयुर्वेद के प्रति विश्वास के लिए विश्वासघात करते हैं। ये वैद्य नहीं है, ये व्यापारी हैं, ये ढोंगी है, ये धूर्त है। वाकई बचने की जरूरत है। चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसी ही आम समस्या की जिसका आपसे हम घरेलू नुस्खा चाहेंगे, आयुर्वेदिक। कब्ज की परेशानी हर घर में सामान्यतः कम से कम एक सदस्य को होती ही होती है, और एक कब्ज की परेशानी सिर्फ उन्हें नहीं होती है, उनकी ये परेशानी पूरे परिवार को परेशानी में डाल देती है। जब उनका मूड खराब होता है, जब वो बिना बात के गरजते हैं, बरसते हैं अपने परिजनों पर, और वो सोचते हैं कि भाई उनकी क्या गलती है, पेट तो इनका खराब है। तो कब्ज को लेकर के क्या नुस्खा बताएंगे? देखिए, जिनको कब्ज बहुत पुराना है, कई लोगों को तो सर्दियों में ऐसा कब्ज हो जाता है जब तक सवेरे पेट ही साफ नहीं होता, जब नाश्ता कर लेते हैं, नहा धो के तैयार हुए, पूजा पाठ करके नाश्ता किया, और फिर नाश्ता करने के 15 मिनट बाद पेट साफ का काम शुरू हुआ जी। ये बड़ा दुखदाई होता है। बिल्कुल, ये कोई तरीका नहीं है वाकई। ये स्वास्थ्य के लिए भी बुरा है, और कई लोग तो इससे भी आगे होते हैं। सुबह शौच के लिए जाना चाहिए, वो शाम को जा रहे हैं। पेट शाम को साफ हो रहा है, जब इतना खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, शाम की चाय भी पी ली, तब पेट में हल्का हल्का प्रेशर बना, तब पेट साफ के लिए गए। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पेट खुल के साफ हो, इसके लिए बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा उपाय, और ये उपाय किसी भी स्थिति में शरीर को नुकसान नहीं करता। आपकी अगर उम्र ज्यादा है,
आप बूढ़े हैं, आपकी आंतों की जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल पड़ गई हैं, जो मल को नीचे की तरफ नहीं भेज पा रही हैं। तो यह प्राकृतिक घरेलू उपाय नियमित रूप से भी करने में कोई हानि नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कहीं आदत ना पड़ जाए। मैं कहता हूं आपको खाना खाने की आदत पड़ी नहीं पड़ी, आपको नींबू निचोड़ के पानी में पीने की आदत पड़ी नहीं पड़ी, नहीं पड़ती है जी। ये बेसिक जरूरतें हैं और हम आपको उपाय बताएंगे घर का, किचन का। आप 100 ग्राम मोटी सौंफ लीजिए। इस 100 ग्राम मोटी सौंफ और 50 ग्राम छोटी काली हरण, इन दोनों को अंडी के तेल में, कैस्टर ऑयल में भून लीजिए। अगर कैस्टर ऑयल मिलने में दिक्कत हो तो कड़वे तेल में अच्छी तरह भून लीजिए, गुलाबी होने तक भून लीजिए और इन दोनों को पीस के पाउडर बना लीजिए। अब इसमें 100 ग्राम आमल की रसायन मिला लीजिए। आमल की रसायन आयुर्वेदिक औषधियों की दुकान पर पिसा पिसाया पाउडर मिलता है, डिब्बा पैक मिलता है। इस 100 ग्राम पाउडर को मिलाएंगे तो ये 250 ग्राम बन गया। अब 10 से 12 ग्राम इसका सेवन प्रातः खाली पेट गर्म पानी के साथ करें। खुल के पेट साफ होगा, आधा घंटे के अंदर पेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और जब नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे तो लगभग 4 सप्ताह के बाद ये आधा चम्मच की जगह 1/4 चम्मच और 2 महीने में केवल चने के बराबर इसका सेवन करेंगे और पेट साफ होने लगेगा। यानी कि आदत नहीं पड़ेगी इसकी भी, ये बड़ी बात है। देखिए सवाल बहुत सारे हैं लेकिन क्या करें, हम सभी समय से बंधे हुए हैं, समय की एक सीमा है और इसी में हमें बातचीत पूरी करनी होगी, अधूरी भी नहीं चाहते कि हम छूटे। इसी में आखिरी सवाल मैं आपसे बहुत जरूरी सवाल करना चाहूंगी, क्या आयुर्वेद के साइड इफेक्ट भी हैं? आयुर्वेदिक औषधियां सही मात्रा में ली जाएं, सही अनुपान से ली जाएं तो इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आप खीर बने घर में जी, और खीर में लाल मिर्ची डाल लें, काली मिर्च डाल लें। खीर में आप कहें बहुत फायदेमंद होता है जीरा, हींग बहुत फायदेमंद होती है, बड़ा फायदा करती है, खीर में डाल लें तो ये संयोग विरुद्ध है। बिल्कुल। आपका वैद्य इतना ज्ञानवान होना चाहिए, इतना होशियार होना चाहिए, अपनी विद्या का निपुण होना चाहिए, वो आपको ऐसी औषधियां दे जो संयोग विरुद्ध ना हो। ज्यादातर वैद्य, ज्यादातर ढोंगी लोग, धूर्त लोग किताब पढ़ पढ़ के इलाज किया करते हैं। उन्हें वात पित्त कफ जनित बीमारियों का, वात पित्त कफ प्रकोप को शांत करने वाली औषधियों का सही और समुचित ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण दवा लेते ही किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को कोई और दिक्कत हो जाती है तो वो समझते हैं साइड इफेक्ट हैं। यानी कि सही तरह से दिया जाए तो साइड इफेक्ट आयुर्वेद के नहीं है, ये आपका कहना है। लेकिन एक हैवी मेटल को लेकर के लोग बातचीत करते हैं कि हैवी मेटल्स पर क्या सफाई देंगे फिर आप? नंदिनी जी, मेटेलिक ट्रीटमेंट केवल आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद की नकल करके एलोपैथिक सिस्टम में मिनरल्स क्या हैं? हम मल्टीविटामिन टैबलेट, मल्टी मिनरल टैबलेट में जिंक लेते हैं, आयरन लेते हैं और भी बहुत सारी चीजें लेते हैं। क्या ये हैवी मेटल नहीं है? हमारे शरीर की जरूरत के मुताबिक, हमारे शरीर की जरूरत के लिए, उस बीमारी से लड़ाई करने के लिए जिन मेटल्स की जरूरत होती है, उन मेटल्स को एटॉमिक फॉर्म में आयुर्वेदिक औषधि में दिया जाता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में। आयुर्वेद में तो दवाई गोलियां ही, जो मेटेलिक गोलियां होती है वो कुल 100 mg 75 mg की होती हैं। तो ये कोई हैवी मेटल नहीं होती हैं, ये कोई नुकसानदायक नहीं होती हैं, ये शरीर की जरूरत के अनुसार
औषधियाँ दी जाती हैं और अगर निर्धारित मात्रा में इन्हें दिया जाए तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नियमित रूप से बरसों बरस लेने पर भी कोई नुकसान नहीं है, सिवाय फायदे के, सिवाय बहुत फायदे के। ऐसे ही है कि जैसे आप मल्टीविटामिन टैबलेट है, आयरन टैबलेट है, आज कैल्शियम टैबलेट है, क्या है जी, मेटल्स नहीं है। वाकई देखिए, आज के एपिसोड में हमने समझा आयुर्वेद को, हमने नुस्खों को जाना और उसके साथ साथ कुछ ऐसी भ्रांतियां जो हमारे बीच में प्रचलित थी, इन सभी को दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।